ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके सो बच्चों, वेलकम बैक टू दी अनदर लाइव सेशन टू दी अनदर लाइव सेशन ऑफ सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड लेक्चर है, ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ सीएमए फाउंडेशन। हो गया इसको, हाँ जी। तो फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था सर? फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, फिर हमने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी को। दोनों ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का हमने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था। ठीक है, कौन से तरह के इकोनॉमी का क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक होता है, किस, है ना, ऐसा कुछ। हमने उनका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमने साथ साथ डिस्कस किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो चलिए काम करते हैं, फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने जो जो पढ़ा था, फिर हम जो तीसरा टाइप है हमारे इकोनॉमी का, दैट इज मिक्स इकोनॉमी, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। ये नहीं है आपकी फाइल। हम्म तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं अभी तक। ओके, तो सर देखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि सर ये वो एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिधर क्या होता है, सभी इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है? सर वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में हमने बात किया था डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, प्लस हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि भाई इस तरह का इकोनॉमी में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, वो वो चीजें जो प्रोडक्शन करने में काम आती हैं, वो सभी का ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके पास होता है? सर प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और बार डिस्कस किया था कि सर इस तरह का इकोनॉमी में जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है या मेन मोटिव जो है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव निकलता है वो निकलता है सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एंड इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए हम इसको फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एंड वही जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उसको हम वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, जिससे कि हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी बोलने का रीजन क्या रहता है? मार्केट इकोनॉमी हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, प्लस मैंने एक और चीज बताया था कि यहाँ इस तरह का इकोनॉमी में आपको कंज्यूमर सर्वर्निटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंज्यूमर सर्वर्निटी देखने को मिलता है। व्हाट इज कंज्यूमर सर्वर्निटी? विच मीन्स कंज्यूमर ही यहाँ पे राजा है। जैसा कंज्यूमर बोलेगा वैसा काम होगा, कंज्यूमर जिन गुड्स का डिमांड करेगा वही गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का इकोनॉमी, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था सर? तो सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिधर सभी के सभी इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है सर। सेंट्रल अथॉरिटी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या फिर कोई बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। जैसे आप लोग को याद होगा 1950 में हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया था।
जो क्या काम करता था, 5 ईयर प्लान्स बनाता था। तो वहां पे सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो था, जो प्रोग्राम था, जो प्लान्स थे, वो कौन दे रहा था? वो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि प्लानिंग कमीशन दे रहा। ठीक है, तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट खुद से या कोई बॉडी को अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर देता है टू टेक एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज दिस इकोनॉमी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे सभी तरह का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है? वो सर गवर्नमेंट के पास होता है, प्राइवेट ओनर्स के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, वो गवर्नमेंट ही करेगा, गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट का ही उसके ऊपर रेगुलेशन होगा। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी अपने अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, प्लस इस तरह की इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करते हो? प्रेफरेंस देते हो। बट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे हम पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि हम सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर इस इकोनॉमी का मेन मोटिव रहता है। प्लस यहाँ पे कंज्यूमर इज नॉट सर्वन, कंज्यूमर सर्वन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे वही गुड्स का, वही कमोडिटीज का प्रोडक्शन होगा जो गवर्नमेंट को सही लगेगा। कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर को कौन से गुड्स चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट को जो सही लगेगा वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा सभी के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये दो तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। मेरिट्स का थोड़ा बात करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहता है थोड़ा हाई रहता है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात करूं तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा लो रहता है सर। प्लस वहां का डीमेरिट ये था कि वहां पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस। ठीक है, बट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे कैसा है सर? यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज नहीं करते हो यहाँ पे, तो बल्कि आप कंज्यूमर के भले के बारे में सोच रहे हो। तो कंज्यूमर वेलफेयर इज द मेन मोटिव और वी कैन से मेन मेरिट ऑफ दिस इकोनॉमी। यहाँ पे कंज्यूमर का कभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। एक डीमेरिट और मैं लूंगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है ना, वो एक तरीके से प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम। ठीक है, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात करेंगे तो बेटा वहां पे क्या होगा? जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएगा वो सबके लिए इक्वल नहीं आएगा। वो दोस्त जिनके पास पहले से रिसोर्सेज हैं, तो अगर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अराइज होगा तो सबसे पहले वही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। बट दोस्त हु डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद देमसेल्फ, जिनको अभी ग्रो करना है, अभी जिनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को क्या नहीं कर पाएंगे? ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। ओके, या आप ऐसा बोल सकते हो, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। गरीब और बेचारा गरीब हो जाएगा, अमीर जो है वो और अमीर बनता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा। और एक तो यही है कि यहाँ पे प्राइजेस बहुत हाई रहते हैं इस तरह की इकोनॉमी में। बट अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात करता हूँ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसा रहता है? यहाँ पे सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हेल्प्स टू अचीव, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम हेल्प्स टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हेल्प्स टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सभी को अपॉर्चुनिटी जो है वो सेम मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी को कम रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल यहाँ पे सारा का सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट जिसको भी अपने यहाँ नौकरी पे रखेगी तो सबका पे स्केल एक तरीके से फिक्स्ड होगा, माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा सबका। तो यहाँ पे सबका इनकम लेवल सेम है, सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिल रहा है। तो इस तरह से इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा? हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ
दिस इकोनॉमिक सिस्टम। अब अपार्ट के भाई हमने माना कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो हमारी काफी कम रहती है, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट एक बड़ा एडवांटेज इस इकोनॉमिक सिस्टम का ये रहता है कि यहाँ पे सर दिस इकोनॉमी प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आई बात समझ में? ऐसा चीज। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे तरह का इकोनॉमिक सिस्टम का जो कि हमारी कंट्री में फॉलो होता है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इन यूएसए, सोशलिस्ट इन चाइना एंड मिक्स्ड इन इंडिया। एक एक एग्जांपल काफी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो मिक्स्ड मतलब क्या? अरे एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ मिक्स। इट इज अ मिक्स ऑफ both the characteristics of socialist as well as capitalist economic system। थोड़ा थोड़ा पॉइंट सोशलिस्ट से उठाया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट कैपिटलिस्ट से उठाया और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया जिसका नाम दे दिया मिक्स इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री में फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या होगा सर, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रख रखा है आपके लोग के लिए, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, तो प्लीज नोट इट डाउन, है ना। पहले समझ लेते हैं कैसा है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है बच्चों जिसमें मेजॉरिटी तो नहीं बोलेंगे, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उनके ऊपर ओनरशिप गवर्नमेंट का है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी को मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले को वहां पे आने भी नहीं देता है। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे आज से पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में आता था, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ये तो अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, धीरे 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 प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, तो धीरे धीरे अब रेलवे में भी कुछ कुछ सेक्टर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहे हैं। बट कुछ टाइम पहले की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे रेलवे जो था वो एक तरीके से एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आता था। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस ऑफ द नेशन, ये अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमको सिर्फ गवर्नमेंट का ओनरशिप देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिलता है, इनमें प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कुछ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक आपने क्या कर दिया, कुछ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट के लिए, एंड बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ओपन कर दिए फॉर प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल। ठीक है, बाकी सेक्टर्स आपने ओपन कर दिए फॉर प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बता दिया आपको, पेट्रोल वगैरह जो हमारे होते हैं, ठीक है, फ्यूल वाले सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ओपन है, दे कैन कम एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस, तो वहां पे कंट्रोल उनका उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे पार्शियल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो और पार्शियल कंट्रोल किसके पास हो, प्राइवेट सेक्टर के पास हो, तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, माना यहाँ पे एक कुछ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, बट स्टिल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो सेक्टर के ऊपर अपना रेगुलेशन लगा सकता है। भाई गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार ये जो सेक्टर है इसमें कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सप्लॉइटेशन गवर्नमेंट कैन पुट देयर, या गवर्नमेंट कैन व्हाट वी कैन से इन्फोर्स देयर रेगुलेशन ऑन दोज सेक्टर। जैसे एमआरपी वगैरह फिक्स करना, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है उस तरह को मार्केट को। प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसा नहीं ना मन मर्जी से कुछ भी प्राइस चार्ज कर लेगा। एमआरपी का कॉन्सेप्ट क्यों लाके रख रखा है कि भाई इतना प्राइस से ज्यादा चार्ज ना कर पाए, तो वहां पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, एक कंट्रोल आ रहा है। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। सर इस तरह की इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, भाई प्राइवेट का तो, कैपिटलिस्ट का तो प्रॉफिट कमाना था, सोशलिस्ट का तो था सोशल वेलफेयर। इस इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो बेटा इस इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट by providing social welfare as well। ठीक है,
प्रॉफिट कमाना है और साथ साथ यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी करते चलना है। ऐसा नहीं समझ सकते कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे, सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे और सोशल इंटरेस्ट को तो जाने देंगे, सोशल वेलफेयर नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉफिट अर्न करना है और साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर भी करते चलना है इस इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, ऐसा। सर यहाँ पे कंज्यूमर सवन होता है क्या? यस, कंज्यूमर सवर्निटी आपको इस तरह के मार्केट में देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर रहेगा तब तक कंज्यूमर की चॉइस का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। सोशल वेलफेयर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट है इस सेक्टर में। क्लियर है बात? सर यहाँ पे इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है? तो अगर हम यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अगर थोड़ा कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या जो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो अपन बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबिलिटी कैसा सबके लिए, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंपैरिजन में थोड़ा कम अपने को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हाँ, सोशलिस्ट में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे थोड़ा कम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैपिटलिस्ट में तो बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ऐसा कुछ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मिक्स इकोनॉमिक जो मैंने आपको समझाए। एक बार मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, तो आप उसको प्लीज एक बार लिख लो, एक बार पढ़ भी लेते हैं उनको हम और समझ लेते हैं क्या था ये। ठीक है, ये रहा मिक्स इकोनॉमी विच इज बीइंग फॉलोड इन आवर कंट्री इंडिया। आफ्टर 1991 हमारी कंट्री जो है मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करने लगी है। बिफोर 1991 हमारा इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी नहीं था। बिफोर 1991 हमारा इकोनॉमी वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। आई होप यू गाइस आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, बिफोर 1991 हमारा इकोनॉमी कैसा था? सोशलिस्ट इकोनॉमी था। बड़ी तो 1991 के बाद की बात है, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करा तो हमारे यहाँ भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है। देखिए, it is an economic system where all economic decisions and all economic activities are partially controlled by private and public sector. Note, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? तो इट इज द सेक्टर विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, कंट्रोल करता है, वो पब्लिक सेक्टर में आता है। जिसको प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन कंट्रोल करती है, वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव of this economic system is to earn profit by providing social welfare as well। इस तरह, हाँ ये एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया था कि इस तरह का इकोनॉमी में सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहता है? तो यहाँ पे मॉडरेट ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। भाई कैपिटलिस्ट में हाई, इसमें मॉडरेट, और सोशलिस्ट में लो ग्रोथ रेट। ठीक है। मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, जीडीपी के साइज की बात नहीं कर रहा, जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। ग्रोथ रेट, ये किस रेट से ग्रो हो रहा है जीडीपी आपका। कंज्यूमर इज सवन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एज वेल। तो यहाँ पे सभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका ओनरशिप पब्लिक के पास भी होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी, तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये सारे पॉइंट्स लिख लो एक बार फटाफट से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ में।
हेलो। हेलो। हाँ। ओके। तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। ठीक है, तो ये अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये तीन ही तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अपन फॉलो करते हैं। ठीक है। इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी सर? इट रेफर्स टू एन एरिया, है ना, जिधर क्या होता है सर, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म, या कुछ इकोनॉमिक सिस्टम को जहां हम स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम को हम जहां फॉलो कर रहे हो, उस एरिया को हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पैसा अर्न कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो सर हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। प्लस मैंने आपको एक और चीज बताया था, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इन विच हम क्या करते हैं, वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, के भाई हाउ ह्यूमन बींग्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, हाउ ह्यूमन बींग्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज मैनेज ऑल देयर नीड्स, एंड किस तरह से वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज कर, इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको वो मैक्सिमाइज कर। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक बेनिफिट? तो इकोनॉमिक बेनिफिट में मैंने बताया था आपको, फॉर कंज्यूमर his level of satisfaction is the economic benefit, for producer his level of profit is the economic benefit, and for government social welfare is the economic benefit. Okay, so economics is the study of economic activities, that how human beings manage their scarce resources in order to derive, या in order to get maximum benefit out of those resources. क्लियर है बात? चलिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स का जहां पे हम कुछ ऐसे इश्यूज का बात करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड वो एस्पेक्ट जहां पे हम एग्रीगेट्स का बात करते हैं, सम एग्रीगेट्स का बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, चलिए अब एक बार आपके मॉड्यूल पे अपन रेफर करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या मटेरियल वहां पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले अपने को चैप्टर दिया है सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं। एंड सबसे पहले यहाँ बात कर रहा है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया, हम लोग समझ लिया क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको रीड करके छोड़ देंगे। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के भाई ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, एंड है ना, जहां पे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज में ले सकते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, और ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। नाइस, आई थिंक इसका फॉन्ट साइज काफी छोटा है ना, एक सेकंड रुको। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल। ये इंस्टीट्यूट का ही आपका मटेरियल है बच्चों, जो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके रख सकते हो, है ना, इसको पढ़ने के लिए। चलिए, या तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तुमको तो फिजिकल कॉपी आई होगी मेरे ख्याल से, है ना, तुमको तो डाउनलोड करने की जरूरत ही क्या पड़ेगा। चलिए, मैं तो भूल ही गया था ये बात कि तुम लोग को तो फिजिकल कॉपी मिला होगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, it explains about the economic activity of a man, any activity which is related to earning of the money उसको अपन economic activity बोलते हैं, मैंने आपको बताया। एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे आप पैसा अर्न कर रहे हो या खर्च कर रहे हो, उसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सर आपने खर्च तो लिखवाया नहीं था, आपने सिर्फ अर्न लिखवाया था। अरे बेटा, अगर मैं खर्च करूंगा तो किसी और को तो अर्न हो रहा होगा ना, इसलिए मैं एक ही एस्पेक्ट लिया था कि ऐसा कोई एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पैसा अर्न कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था। ठीक है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी ही क्या है, इकोनॉमिक्स है।
ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल पीपल, ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर कोई, बताइए कि आप इस बात से अग्री करते हो कि हर कोई कहीं ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है। आप लोग एंगेज हो? अरे खर्चा, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, मान लो कुछ भी काम कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च करा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि आपके सामने वाले का इनकम हुआ ना। तो हर कोई एवरीवन आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी समझो कितना जरूरी हो गया ना इकोनॉमिक्स पढ़ना। अभी हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो भाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स। फिर तो हमको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न द मनी। हर किसी को पैसा कमाना आज की तारीख में, है ना। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफर बाय यूजिंग लिमिटेड। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम क्योंकि हमको यहाँ पे सर मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज का। तो मैंने आपसे पहली क्लास में बोला था कि मुझे एक बात बताओ, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना क्यों है? पर तो द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर कि सर दो रीजन है, ऑब्जेक्टिव नहीं, दो रीजन है। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर स्केर्स एंड दोज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हमको हमारे रिसोर्स के क्या करने पड़ेंगे सर? सोच समझ के यूज करने पड़ेंगे, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सर। ठीक है। मच ऑफ कमोडिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो सही, रिसोर्सेज का लेवल पे प्रोडक्शन कर सकें सो दैट जो भी अपना बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलती हैं? जैसे इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। होता है ना, ह्यूमन बींग्स अनलिमिटेड, हमारा नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड। तो व्हाट इज अ वांट? तो वांट मींस इट इज अ डिजायर, है ना। कोई चीज को पाने का डिजायर इज कॉल्ड वांट। एंड व्हाट इज नीड्स? नीड्स आर नेसेसिटीज हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, वो तो हमको चाहिए। एंड व्हाट आर वांट्स? दीज आर द डिजायर्स, है ना, इनर डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमको क्या करना है, हमको डिजायर्स पूरा करना ही है। ठीक है। एक्टिविटी सेटिस्फैक्शन। तो ये वांट्स ही हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ डिजायर है ना। तुम में से किसी को आईफोन, तुम में से किसी को सुपर बाइक चाहिए होगी, तुम में से किसी को कुछ और चीज का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम सबके मन में कुछ ना कुछ वांट्स हैं। टू इन इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू फुलफिल दोस वांट। लोग सर एक सेकेंड, आई थिंक वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों, 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट रुकना, मैं देखूं इसको क्या हो रहा है ये। हाँ जी। तो वांट्स, वांट्स इच्छाएं, तो वांट्स ही हर चीज का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। वांट्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे। हम जैसे ही एफर्ट्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम रिजल्ट कर पाएंगे। तो वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करता है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट्स लगाता है। तो वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट। तो देखो, इस पूरे जो वांट्स हैं, वांट्स को आप सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट्स लगाओगे तो फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
तो एफर्ट्स, जो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो उन एफर्ट्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उसमें अपने पास कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे प्रोडक्शन, आपको मन में वांट्स हैं, वो गुड्स चाहिए, तो पहले उनका प्रोडक्शन तो होना जरूरी है। प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज करना पड़ेगा, पैसा लेके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब जगह उनका अवेलेबिलिटी कराना पड़ेगा, एंड लास्ट में क्या होगा, कंजम्पशन, एंड कंजम्पशन के बाद हमको क्या मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है जो हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है ना, कि प्रोडक्शन क्या होता, एक्सचेंज क्या होता, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, कंजम्पशन क्या होता, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए एक एक करके इन सभी एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है सर? बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब होता है सर टू प्रोड्यूस समथिंग। अभी तुम लोग यही बोलोगे, मुझे पता है ना। सर प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग, सर 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 कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, ऐसा ही कुछ है ना। या आप ऐसा ही बोल सकते हो, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन which includes the conversion of raw material into final goods। ठीक है, what is production? Production is value addition, कोई भी चीज का वैल्यू बढ़ाना इस प्रोडक्शन। आप रॉ मटेरियल लेके आते हो सस्ते में, जब बेचते हो तो क्या उसी भाव में बेचते हो क्या? नहीं, वैल्यू बढ़ा के बेचते हैं। तो वहां पे आपने क्या करा, एक तरीके से आपने वैल्यू एडिशन किया। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज वैल्यू एडिशन which includes the process of conversion of raw material into final output। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो मैंने आपको बताई भी थी, जिनको हम प्यार से बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? सर दीज आर दोज फैक्टर्स जिनके बिना हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, दीज आर दोज फैक्टर्स जिनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते सर। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जमीन, तुमको फैक्ट्री स्टैब्लिश करना तो तुमको कोई जगह चाहिए, हवा में आसमान में तो फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहला लैंड, फिर लेबर, काम करने के लिए लेबर चाहिए, अरे मशीन तो लेकर आ गए, मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? लेबर। कैपिटल चाहिए सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट कैपिटल है सर, पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो प्रोडक्शन तो खाक होगा सर। और एंटरप्रेन्योर, वो बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो रिस्क लेगा, जो पैसा लगाएगा। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनके बिना प्रोडक्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते एक बार इनके लिए। In economics, production involve the creation of goods and services by using resources। raw material को final goods में convert करना एक तरीके से, इन resources को आप कुछ final goods में convert करो, this is called production। It is a process to change the raw material into final goods, मैंने आपको बताया। It is nothing but creation of utility। ओहो सर, ये क्या आ गया वर्ड utility, क्या होता है हमको तो पता ही नहीं। और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, यूटिलिटी का क्रिएशन होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी क्रिएट होता है, बढ़ता है। व्हाट इज यूटिलिटी? समझो बेटा, आपके सामने प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा है, प्लास्टिक का ढेर पड़ा है आपके कुछ यूज का है? नहीं सर, हमारे किस यूज का। पर उसी प्लास्टिक के टुकड़े को आप क्या करके प्रोसेस प्रोसेस करके आप कुछ बना रहे हो। क्या बना रहे हो? पेन बना रहे हो, पेन। तो क्या वो पेन आपकी यूज का है? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या किया आपने प्रोडक्शन के अंदर, वो जो रॉ मटेरियल था वो जो रिसोर्सेस थे जिसका कोई यूज ही नहीं था, जो हमारे किसी काम के नहीं थे, यानी जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट इज यूटिलिटी? कि कोई चीज हमारे कितना काम आ सकती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में आगे चल के, क्योंकि आगे आएगा। अभी पूरा नहीं बताऊंगा, अभी पूरा बता दे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना ध्यान रखो, व्हाट इज यूटिलिटी? अगर कोई चीज मेरे काम आ सकती है, मेरी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, तो हाँ मैं कहूंगा इसकी यूटिलिटी है, इसका यूजफुलनेस है। ठीक है, तो मेरे सामने प्लास्टिक का ढेर पड़ा है, तो क्या वो मेरे यूज का है? नहीं सर। क्या उसकी कोई यूटिलिटी है मेरे लिए? नहीं सर। पर उस प्लास्टिक के टुकड़े को, ढेर को अपन ने कन्वर्ट करके पेन बना लिया, तो पेन का यूटिलिटी है मेरे लिए? बिल्कुल है सर। तो प्रोडक्शन में क्या किया अपन ने? उसका यूटिलिटी क्रिएट किया। तो इसलिए ऐसा बोला गया यहाँ पे कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑल्सो। प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है,
टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल, मैंने आपको बताया। ऑल दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। हमको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों के बिना हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वही आपका एंटरप्रेन्योर, जो बंदा बिजनेस चालू कर रहा है। क्लियर है बात? फिर प्रोडक्शन के लिए सर टेक्निक और टेक्नोलॉजी भी चाहिए रहता है। भाई प्रोडक्शन करना है तो कौन सी टेक्निक यूज में लोगे, टेक्नोलॉजी कैसी यूज में लोगे? क्या नए जमाने की टेक्नोलॉजी यूज लोगे या पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी यूज करोगे? क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज में लोगे, पैसा ज्यादा लगाओगे, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज में लोगे जहाँ पे पैसा कम लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगी? तो ये सब चीजें हमको डिसाइड करनी पड़ती हैं जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिएगा, टेक्निक का मतलब सर इट इज द रेशियो, जिस रेशियो में आप इनपुट्स को कंबाइन करोगे टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कितनी क्वांटिटी में आप लेबर और कैपिटल को यूज करोगे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। बाकी कुछ पढ़ने का नहीं अभी, क्योंकि प्रोडक्शन का चैप्टर हम बाद में डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, अभी हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे इसको लेके, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब वही कि आखिर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करोगे, लेटेस्ट या पुराना ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहला चीज होता है प्रोडक्शन, ठीक है। पहला क्या था? पहले आई वांट्स, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने लगाए एफर्ट्स। एफर्ट्स में क्या चीजें आ गई? 4। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कंजम्पशन करने के बाद क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये सारी कहानी किधर स्टार्ट हुई? वांट्स से। वांट्स ही नहीं होती तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जड़ क्या है? ह्यूमन वांट्स, हमारी डिजायर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इंसान को अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो भाई पहला तो हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है और कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बस अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है। टेक्निक में क्या बात कर रहा है, कुछ ये कौन से प्रपोर्शन की बात कर रहा है, अभी नहीं, प्रोडक्शन का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोटे हो तुम लोग। चलिए, प्रोडक्शन के बाद होता है एक्सचेंज, है ना। तुमने गुड्स प्रोड्यूस करा, अपना गुड्स दो, पैसा लो, है ना। फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मर्स से क्या करते हैं? मीडिएटर्स क्या करते हैं? फार्मर्स से वो आउटपुट खरीद लेते हैं, फार्मर्स को उनका पैसा दे देते हैं, और फिर मीडिएटर्स क्या करते हैं? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू वो गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेज है वो है एक्सचेंज का। देखिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सचेंज? इट मींस चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे बताया, जिसने प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूसर ने फिर मीडिएटर को दिया, है ना, ऐसा। तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जब गुड्स का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। वंस अपॉन अ टाइम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तुम लोग को पता होगा, आज से कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत साल पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, जहाँ पे पैसा वैसा तो होता नहीं था, मनी नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था? गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, तो वो होता था बार्टर सिस्टम। वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा, सोशल साइंस वगैरह में पढ़ाई होगा। तो वो जो जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हम मनी को लेकर आए, कि जहाँ पे अब हम क्या करते हैं? गुड्स को इन एक्सचेंज ऑफ मनी, हम गुड्स को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा फेज होता है प्रोडक्शन के बाद, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी जहाँ पे क्या हो रहा है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? गुड्स मेरे पास आ गए, अब मुझे फाइनल कंज्यूमर तक ये गुड्स पहुंचाने, कैसे पहुंचाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए मुझे, है ना, जिसके थ्रू गुड्स पहुंच सके। तो देखो, नेक्स्ट जो चीज आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution means sharing the income among the factors of production. The total income which is generated by selling of these goods and services in the market must be distributed among the factors of production in terms of rent, wages, interest, profit. There are two types of distribution: micro distribution, macro distribution. तो मैंने कहा भाई इसमें समझो, डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पहला तो गुड्स जो मेरे पास आया, मैं दूसरे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा, जो प्रोड्यूसर था जिसने तो जो प्रोड्यूसर था उसने गुड्स का प्रोडक्शन किया था, आपसे पैसा लेके आपको गुड्स दिया था, और सारा पैसा प्रोड्यूसर ने रख लिया। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सही बात है? नहीं सर, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि सर उसने प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों को यूज में लिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चार चीज़ों को यूज में लिया था प्रोडक्शन करने के लिए। तो सर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे ना, उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूट किया था प्रोडक्शन में, उनको भी तो सर इस पैसे में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यही रहता है कि भाई जो भी पैसा प्रोड्यूसर ने कलेक्ट करा है ना ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो पैसा आया उसको क्या कर लेना, उसको ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना सबका शेयर। जैसे लैंड है, लैंड के ऊपर आप रेंट पे करोगे, लेबर को आप वेजेस दोगे, कैपिटल है अगर आपने लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दोगे, है ना। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी शेयर आया फ्रॉम द सेल्स ऑफ द कमोडिटी, उसको क्या कर लेना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपस में डिवाइड कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक प्लेस एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो मीन्स पूरा इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। चलिए पढ़ के देख लेते हैं फटाफट। मैंने शायद आप लोग को बताया था ना लास्ट क्लास में कि भाई थोड़ा मेरा तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए भी फिर एक दिन आपका इकोनॉमिक्स का क्लास में होता है, अभी भी स्टिल मेरा तबीयत पूरा ठीक नहीं है। खैर चलिए, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। Micro distribution is nothing but pricing of factors of production. It means it explains how the price per unit of land is determined. In the same way, how the price per unit of labor and capital is determined are discussed. Ricardian theory of rent, modern theory, ये तो बात की बात है। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप क्या कर रहे हो, मान लो मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करा, 100 यूनिट बेच के मैं 10,000 रुपये कमाया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि पर यूनिट, एक यूनिट को बेचने में कितना पैसा आया, उस एक यूनिट को बनाने में लेबर कितनी लगी, उस एक यूनिट को बनाने में कितना कैपिटल लगा, उस एक यूनिट को बनाने में कितना रेंट लगा। जब हम पर यूनिट कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, पर यूनिट रेंट कितना आ रहा है, पर यूनिट लेबर कितनी आ रही है, तो जब उसको बोलते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप सम एग्रीगेट्स देखते हो कि टोटल कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, टोटल कितना लेबर लगा, टोटल कितना वेजेस लगा, वो आपका आ जाता है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है बात, बस उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भैया एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लास्ट होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर। पैसा दिया है कंज्यूमर ने यार, तो कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। क्यों, ताकि उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए सर, ठीक है ऐसा। आइए कंजम्पशन की बात करते हैं। इट इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई दी वांट्स। मैंने आपको बताया कि भाई हम क्या करते हैं कंजम्पशन में, बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं ताकि हम हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। और यही जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आके खत्म होती है ना। आपने वांट्स थी इसलिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, हमने एफर्ट्स लगाया था, और अल्टीमेटली हम कंजम्पशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। In economics, consumption is typically defined as final purchase by an individual that are not investments of some sort. In other words, when you buy foods, clothes, a hair कौन खरीदता है बे, airplane tickets, a car, etc., that's consumption. Okay, through consumption the consumer destroy the utility of the commodity. This utility was created by the producer through production. In someone buys a house to live in, that should be defined as consumption. If they buy a house to rent out, it defined as investment. Similarly, if they buy a car to drive, that's consumption. पर टैक्सी, तो देखो क्या बताना चाह रहा है, कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन मतलब जब फाइनल कंज्यूमर जो है वो उन गुड्स को खरीदता है और खुद उनको यूज कर लेता है खुद की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपने जो गुड्स खरीदा है ना, वो खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। आप उसको इन्वेस्टमेंट मतलब किसी और को बेचने के लिए नहीं खरीदा है। अगर आपने किसी और को बेचने के लिए खरीदा तो फिर वो कंजम्पशन नहीं, फिर वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो जब हम हमारी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। प्लस प्रोडक्शन में क्या हुआ था, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल जो थे ना, जिनका कोई यूटिलिटी नहीं था, जिनका कोई यूजफुलनेस नहीं था, उनका यूटिलिटी क्रिएट करा था, हमारे लिए यूजफुल बनाया था। एंड जब हम उन गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, उन गुड्स को यूज करते हैं हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम उस यूटिलिटी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम उस यूटिलिटी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो जिससे वो कमोडिटी फर्दर क्या नहीं रहती,
यूजफुल नहीं रहती है। तो प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएट होता है, कंजम्पशन से यूटिलिटी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ऐसा। हाँ, अगर आप समझो आपने कार खरीदा खुद के चलाने के पर्पज से, बच्चों को घर ले जाने लाने के पर्पज से, दैट इज कंजम्पशन। पर आपने वो कार खरीदा टैक्सी चलाने के पर्पज से, तो फिर वो कंजम्पशन नहीं, फिर वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। फिर आपने कोई घर खरीदा है खुद के रहने के पर्पज से, तो दैट इज अ कंजम्पशन। पर वो घर आपने किसी और को बेचने के लिए खरीदा है, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये आप ध्यान रखना। तो कंजम्पशन के बाद हमको क्या मिलता है? अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरह से हमारा जितना भी इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर था, दैट इज प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। एंड इकोनॉमिक्स का हमने पूरा चीज़ समझ लिया कि इकोनॉमिक्स में हमको कैसे कैसे रिसोर्स का मैनेजमेंट करना होता है ताकि हमारी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। और इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो एफर्ट्स लगाते हैं उन्हीं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एंड वो एफर्ट से जब हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, वहीं पे हमारा यूटिलिटी खत्म हो जाता है, वहीं पे हमारा इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये आपका पूरा स्टार्टिंग का यहाँ तक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब तुम बोलोगे सर डेफिनेशन तो पढ़ ली ना। अरे बेटा कैसा है ना, मैंने बताया था सबसे पहला पहला इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन था वो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, और उनके बाद भी बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। तो हम लोग डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में देखेंगे सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आया था उसमें क्या था, उसके बाद फिर किसी और ने क्या डेफिनेशन दिया, फिर क्या दिया, अब हम क्या डेफिनेशन यूज में लेते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के नेचर को हम समझेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसा होता है, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। तो ये सब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।